हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम जो कि 2015 में कंडक्ट किया गया था। ये जो हम प्रश्न डिस्कस करेंगे, इन सभी प्रश्नों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको और भी हेल्प मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, जो दिल्ली चलो का स्लोगन था ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। और दोस्तों, जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने एक और नारा दिया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो ये हुआ था 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक में। अगला जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 1945 में हुई थी इसकी स्थापना। और दोस्तों, जो इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे वो मिलेंगे यूएसए के न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर हैं। अगला जो प्रश्न है, हिमाचल के पहले परमवीर चक्र विजेता हैं। तो दोस्तों, जो हिमाचल के पहले परमवीर चक्र विजेता हैं वो हैं सोमनाथ शर्मा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, सोमनाथ शर्मा जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के पहले परमवीर चक्र विजेता हैं। लेकिन दोस्तों, जो सोमनाथ शर्मा है हिमाचल के ही नहीं बल्कि भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं और ये कांगड़ा जिले के डाट से संबंध रखते हैं। अगला जो प्रश्न है, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत के डैश डैश राज्य के रूप में उभरा था। तो दोस्तों, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और ये भारत का 18वां राज्य बना था और उसमें जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। अगला जो प्रश्न है, अंद्रेटा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, जो अंद्रेटा है ये प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर शोभा सिंह आर्ट गैलरी है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। जो दोस्तों शोभा सिंह थे ये एक प्रसिद्ध पेंटर थे। और दोस्तों, जो अंद्रेटा पड़ता है ये पड़ता है कांगड़ा में पड़ता है अंद्रेटा। और दोस्तों, बात करें जो ऑप्शन बी है रोरिक आर्ट गैलरी है, ये रोरिक आर्ट जो गैलरी है ये कुल्लू के नगर में है। अगला प्रश्न है, हिमाचल में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। दोस्तों, हिमाचल में जो मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है वो है गोबिंद सागर। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, गोबिंद सागर जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। और दोस्तों, ये जो है ये है बिलासपुर जिले में और ये है सतलुज नदी पर बनी है, जो जिसे आप भाखड़ा, इस पर जो बांध बना है दोस्तों वो बना है आपका भाखड़ा बांध। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से कौन सी झील किन्नौर जिले में है? तो दोस्तों, इनमें से जो नाको झील है वो है किन्नौर जिले में। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, नाको झील जो है वो है किन्नौर जिले में। और दोस्तों, नाको झील है एक किन्नौर में और एक जो है वो है सोरांग झील किन्नौर में। बात करें सूरजताल की, ये है आपकी लाहौल स्पीति में, चंद्रताल भी लाहौल स्पीति में और कुमारबाह जो है ये है आपकी मंडी जिले में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सिल्ला। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो पड़ती है सिल्ला जो चोटी है ये जांस्कर रेंज में पड़ती है और इसकी जो हाइट है वो है 7026 मीटर। अगला जो प्रश्न है, गांधी जी ने शिमला प्रवास कब किया था? तो दोस्तों, गांधी जी ने पहली बार जो शिमला प्रवास किया था यानी कि शिमला को आए थे पहली बार, वो आए थे 1921 में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इनके साथ दोस्तों लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली, शौकत अली वगैरह अन्य जो लोग थे वो भी आए हुए थे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु क्या है? तो दोस्तों, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो है 62 ईयर्स। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, 62 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स कहा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 60 जिसकी जो एज है वो 60 उसका जो कार्यकाल है 5 साल का 61 में कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो जज नहीं बन सकता है। क्योंकि दोस्तों उसके बाद उसका जो टेन्योर है वो 1 साल का ही रहेगा और वो 61 में ही रिटायर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के अध्याय से कब निष्कासित किया गया? तो दोस्तों, ये निकाला गया था जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो 1978 से पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार हुआ करता था। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज जो था वो कब अपनाया गया? तो भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है दोस्तों, ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा,
22 जुलाई 1947 को बनाया गया था। और बात करें वंदे मातरम और जो हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान है उसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला जो प्रश्न है, मैकमोहन रेखा का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो मैकमोहन रेखा है यह इंडिया और चाइना के बीच में है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इंडिया और चाइना के बीच में है मैकमोहन रेखा। और दोस्तों ये जो कब खींची गई थी लाइन, तो ये है 1914 में खींची गई थी मैकमोहन रेखा लाइन जो है पहली बार। अगला जो प्रश्न है, राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई 750 मेगावाट की लुहरी विद्युत परियोजना जिला शिमला में किस नदी पर बनाई गई है? तो दोस्तों ये बनाई गई है सतलुज नदी पर, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ये है दोस्तों कुल्लू और जो शिमला है उसके बॉर्डर पर है यह जल विद्युत परियोजना। अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जो बात करें जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज वो है हमीरपुर, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो एरिया है वो है 1118 वर्ग किलोमीटर है जो हमीरपुर का एरिया है। और बात करें सबसे बड़ा जिले की, तो वो है लाहौल स्पीति और उसका जो एरिया है वो है 13,835 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम जो आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, 30 ईयर होनी चाहिए। और दोस्तों बात करें लोकसभा की, तो उसकी जो मिनिमम एज होती है वो होती है 25 वर्ष और 21 ईयर जो होती है वो होती है आपके पंचायत वगैरह के इलेक्शन के लिए। अगला प्रश्न है, राज्य प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो राज्य प्रशिक्षण संस्थान है यानी कि जो रेवेन्यू ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों वो है जोगिंदर नगर में, मंडी के जोगिंदर नगर में। ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुराना वेद कौन सा है? आपको बताना है इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। वेदों की जो संख्या है वो है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, थर्वेद और सामवेद। अगला जो प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों अर्थशास्त्र की जो रचना है वो विष्णुगुप्त के द्वारा करी गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो विष्णुगुप्त है यह चाणक्य का नाम था, यानी कि अर्थशास्त्र की जो रचना है वो चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा करी गई थी। और दोस्तों जो ये विष्णुगुप्त थे यानी कि चाणक्य थे, यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों जो दास वंश था यानी कि जो गुलाम वंश था यानी कि स्लेव डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की जो पहला जो वंश हुआ था वो हुआ था गुलाम वंश। इसकी जो स्थापना थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन जो था वो दिल्ली का शासक बना था। अगला प्रश्न है, राशन कार्ड प्रणाली किस सुल्तान ने चलाई थी? तो दोस्तों जो राशन कार्ड प्रणाली थी वो चलाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने राशन कार्ड प्रणाली चलाई थी। अगला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो दोस्तों जो नेपोलियन था उसका जो संबंध था वो था फ्रांस से, तो इसका ऑप्शन जो ये है वो सही हो जाएगा, फ्रांस से संबंधित था नेपोलियन। अगला जो प्रश्न है, गीतांजलि की रचना किसने की? तो दोस्तों गीतांजलि की जो रचना करी गई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इन्हें ही प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था और वो जो दिया गया था वो गीतांजलि के लिए ही दिया गया था 1913 में। अगला जो प्रश्न है, किस वर्ष स्वेज नहर व्यापार के लिए खोल दी गई थी? दोस्तों जो स्वेज नहर है वो व्यापार के लिए आपकी खोली गई थी। इनकी जो स्थापना थी वो 1869 में करी गई थी, यानी कि जो स्वेज नहर की स्थापना थी तो 1869 इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो स्वेज नहर है ये है आपके मिस्र देश में। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, हम मैथ के क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी से पद्मावत की रचना किसने की थी? तो दोस्तों पद्मावत जो है इसकी जो रचना थी वो मलिक मोहम्मद जायसी ने करी थी। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, जायसी ने करी थी। जो मलिक मोहम्मद जायसी थे शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? तो दोस्तों जो वात्सल्य रस है उसमें सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर
दास जी की भाषा कैसी थी? तो दोस्तों जो कबीरदास थे उनकी जो भाषा थी वो थी सत्तूकड़ी। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, सद्दूकड़ी। अगला प्रश्न है निराला जी का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों जो निराला जो कवि थे उनका जो पूरा नाम था वो था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुविख्यात कहानी कौन सी है? तो दोस्तों जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे उनकी जो सुविख्यात कहानी है वो है उसने कहा था। तो ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, उसने कहा था। ये उनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला जो प्रश्न है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है आपको बताना है? तो दोस्तों जो हो ऑप्शन डी है, जायसी जो है जायसी ने कन्हावत की रचना करी है, कन्हावत की रचना। तो ऑप्शन बी जो है डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों बात करें बीजे की तो इसकी जो रचना है दोस्तों वो प्रेमचंद के द्वारा करी गई और पद्मावत की मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा करी गई है। और जो सूर सागर है इसकी जो रचना है दोस्तों वह सूरदास के द्वारा करी गई है। अगला प्रश्न है भाषा की सार्थक इकाई है? तो दोस्तों भाषा की जो सार्थक इकाई है वो है वाक्य। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, वाक्य जो है वो भाषा की सार्थक इकाई है। अगला प्रश्न है उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के कितने भेद हैं? तो दोस्तों उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के 2 भेद होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, 2 भेद होते हैं। आप कमेंट करके बताइए दोस्तों वे 2 भेद कौन कौन से हैं उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के। अगला प्रश्न है समय की दृष्टि से स्वरों के कितने भेद हैं? दोस्तों समय की दृष्टि से स्वरों के 2 भेद हैं। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। और बात करें स्वरों की संख्या की, दोस्तों स्वरों की जो संख्या है वो है टोटल 11 स्वर और 33 व्यंजन। अगला प्रश्न है संधि के अंतर्गत पनघट शब्द के लिए संधि विच्छेद के सही रूप का चयन करें। तो दोस्तों पनघट की जो संधि विच्छेद होता है वो होता है पानी प्लस घाट। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेघ शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द समूह का चयन करें। तो दोस्तों मेघ शब्द जो होता है दोस्तों वो बादल को कहा जाता है। तो ये बादल, घन और जलधर जो हैं ये इसके पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोदान के रचयिता हैं? तो दोस्तों गोदान की जो रचना है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा करी गई है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो दोस्तों व्याकरण की दृष्टि दोस्तों इसमें जो ऑप्शन बी है वो गायब हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। तो उज्ज्वल जो है दोस्तों वो इस तरह लिखा जाता है, जो है वो आधे आते आते हैं और उज्ज्वल जो है वो इस तरह लिखा जाता है, उज्ज्वल इस तरह लिखा जाता है। अगला जो प्रश्न है मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो दोस्तों मुहावरा है पेट में दाढ़ी होना का अर्थ जो होता है छोटी आयु में बहुत ही चालाक होना। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपको बताना है अपशगुन में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों अपशगुन में जो उपसर्ग है वो है तद्भव। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, तद्भव जो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है अपशगुन शब्द में। अगला प्रश्न है कामकाज कौन सा समास है? दोस्तों कामकाज जो है इसमें द्वंद्व समास है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। जो द्वंद्व समास होता है दोस्तों इसमें जोड़ा होता है, जैसे माता पिता, माता और पिता जो हैं इसमें भी द्वंद्व समास है, भाई बहन, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अगला जो प्रश्न है स्वागत का आपको संधि विग्रह बताना है, यानी कि संधि विच्छेद बताना है। तो दोस्तों जो स्वागत की संधि होती है वो होती है सु प्लस आगत। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। स्वागत की जो संधि होती है वो होती है सु प्लस आगत। अगला प्रश्न है अलंकार शब्द का कौन सा सही पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों अलंकार शब्द का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो है आभूषण। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, आभूषण जो है इसका सही पर्यायवाची हो जाएगा। अगला प्रश्न है विभीषण शब्द में कौन सी संज्ञा है? दोस्तों वो है वह तो इस घर का विभीषण है। तो दोस्तों ये जो संज्ञा है दोस्तों वो है जातिवाचक संज्ञा। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर सरावली किस काल की रचना है? दोस्तों सूर सरावली जो है ये है भक्ति काल की रचना। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। जो सूर सरावली है यह भक्ति काल की रचना है। अगला प्रश्न है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो इसमें जो है दोस्तों वो अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही जो अक्षर है ख की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसलिए ये जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? दोस्तों इसमें जो विशेषण है अर्थ है जो शब्द है वो है वाक्य है इस साल कम उपज हुई है। दोस्तों इसमें जो बताया गया आपको तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। क्वांटिटी की बात करी गई है कि इस साल जो
इस साल जो उपज हुई है वो कम हुई है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। दोस्तों प्रकृति के जो सुकुमार कवि हैं वो है सुमित्रानंदन पंत। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, सटीक शब्द से रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। राष्ट्रध्वज को झुका हुआ देखकर मन में क्या होता है दोस्तों? तो वो होती है शंका पैदा होती है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, शंका पैदा होती है। राष्ट्रध्वज को झुका हुआ देखकर मन में शंका पैदा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये इंग्लिश से प्रश्न है। आपको पहले प्रश्न में जो अफर्मेटिव सेंटेंस से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, यानी कि सिंपल सेंटेंस से आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस ये है, दीज बॉयज आर सिंगिंग। तो दोस्तों इसका जो सही इंटेरोगेटिव हो जाएगा, आर दीज बॉयज सिंगिंग। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको एनसीईआरटी की फुल फॉर्म बतानी है। दोस्तों एनसीईआरटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। क्रूअल किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ डिफेंसलेस पीपल। तो दोस्तों इसके लिए जो वन वर्ड होता है वो होता है मैसेकर्ड। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। इसका अर्थ होता है जैसे दोस्तों नरसंहार वगैरह या फिर काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु वगैरह होना। अगला जो प्रश्न है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इज रिटन बाय द फेमस राइटर। दोस्तों जो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी ये जो नोवेल है ये लिखा गया है सरदार खुशवंत सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों आप एचपी बोर्ड की जो +1 की क्लास है उसमें ये चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, मेरे ख्याल से फर्स्ट ही चैप्टर है। अगला प्रश्न है, चूज द, आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है, यानी कि आपको इंटरेस्टिंग का आपको एंटोनिम बताना है। दोस्तों इंटरेस्टिंग का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा बोरिंग। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको चेंज द वॉइस करने हैं। दोस्तों जो सेंटेंस है वो है दे विल नॉट हैव कॉन्ग्रेचुलेटेड अस। तो दोस्तों आपको इसका जो चेंज ऑफ वॉइस करना है। दोस्तों इसका जो चेंज ऑफ वॉइस होगा वो होगा वी शैल नॉट हैव बीन कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय देम। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेंज द नरेशन। तो आपको इसमें नरेशन चेंज करना है फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अगला प्रश्न जो है, इसका जो वाक्य है, सेंटेंस है वो है द शोल्डर सेड द पेन इज अनबियरेबल। तो दोस्तों इसका जो सही डायरेक्ट स्पीच बन जाएगी, डायरेक्ट स्पीच बन जाएगी वो है द सोल्जर ग्रोन दैट द पेन वाज अनबियरेबल। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको सेंटेंस चेंज करना है सिंपल टू आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। वाक्य जो है वो है आई हैव नॉट सीन इट, आई हैव नॉट हेयर्ड इट। तो दोस्तों इसका जो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा नाइदर हैव आई सीन इट नॉर आई हैव हर्ड इट। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको यहाँ पर सुटेबल मॉडल का प्रयोग करना है। तो वाक्य जो है वो है आई डैश डैश पे योर मनी बैक नेक्स्ट वीक। तो इसका आई के साथ शैल का प्रयोग होगा, आई शैल पे योर मनी बैक नेक्स्ट वीक। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आई के साथ शैल का प्रयोग जो है वो आई और बी के साथ किया जाता है। अगला प्रश्न है, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दोस्तों तो आपको यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। ए ब्रेव मैन डैश डैश हर्ट। तो आपको लॉस की यहाँ पर फॉर्म बतानी है। तो यहाँ पर इसका आपको वर्ब सही वर्ब यूज करना है। ए ब्रेव मैन डज नॉट लॉस हर्ट। तो एक बहादुर व्यक्ति है वो अपना कभी भी दिल नहीं हारता है। अगला जो प्रश्न है, तो दोस्तों इतने ही प्रश्न थे। 85 मार्क्स का आपका पेपर रहता है और 85 क्वेश्चन ही आपको आएंगे। तो आपका जो पेपर है वो सॉल्व हुआ है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस की PDF चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।